हाँ जी, हम लोग कर रहे थे एडिशन रिएक्शन, उसमें हमने दोनों कर लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। और अभी हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सिंपल सी बातें हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, पिछले क्लास में, पिछली से पिछली वाली क्लास में हमने जब फ्री रेडिकल डिस्कशन किया था, तो आपको मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, आपको बताया था ना, फ्री रेडिकल एडिशन। बिल्कुल, होमोलिटिक क्लीवेज से। और कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस? हाँ जी, बोलिए। सनलाइट हो, हाई टेम्परेचर लिखा हो, पेरोक्साइड लिखा हो, यूवी लिखा हो, ऐसा कुछ करते हैं, है ना। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जब होगी, तब बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है, देखना, आपको ये ध्यान रखना है। दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूं। एक तो मार्कोनिकोव स्टाइल में, और एक अपना स्टाइल में। देखो, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, HBr। सेम चीज हो गई ये तो, पर फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, पेरोक्साइड। क्या लिखा है? बस इतना सा अगर लिखा है। अगर ये नहीं लिखा है तब तो वही काम करना है, बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ H वहां Br। और अगर पेरोक्साइड लिखा है, तो पेरोक्साइड क्या करते हैं आपको पता है? पेरोक्साइड क्या करते हैं? फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प कर, बताया था ना। फाइल थोड़ी बतानी है। फिर से एक बार हिंट दे देता हूं, जैसे R O O और R, इनका होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। और ये जो फ्री रेडिकल बनाएगा, इसका मैकेनिज्म देखते रहो। एक बार पहले ट्रिक देखते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। ट्रिक ये है, तरीका ये है, मार्कोनिकाव जो ने बोला था ना, उसका उल्टा करना है। क्या करना है? मार्कोनिकाव ने जो बोला था उसका उल्टा। उन्होंने क्या बोला था? हाइड्रोजन वहां जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन वहां जहां पे कम हाइड्रोजन हो, एंटी मार्कोनिकॉव। यहाँ पे Br और यहाँ पे उल्टा कर दिया। क्यों किया उल्टा, उसका रीजन समझते हैं। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जब भी होगी ना, तो हम क्या कहेंगे, एंटी मार्को एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव जैसा कोई रूल है नहीं, बट उसी को उल्टा बोल दिया है, एंटी, है ना। मार्कोनिकॉव ने कहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी अटैच्ड ऑन दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैव हायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरे वर्ड में, जिस अनसेचुरेटेड कार्बन पे, जिस अनसेचुरेटेड कार्बन पे कहाँ गया, जिस अनसेचुरेटेड कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, उसी पे हाइड्रोजन लगाना है, यही तो था। और इस बार क्या करना है हमको, एंटी, उल्टा। इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड के नेम से, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। और एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे भी बोलते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। गले में खराश वाला नहीं है, ऐसे मत करो। हाँ, खराश इफेक्ट नाम याद रहेगा। किसकी वजह से हो रहा है? पेरोक्साइड की वजह से, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से ऐसा सब हो रहा है। मैकेनिज्म समझते हैं। पेरोक्साइड हमने लिया है, तो हमने लिया होगा ये। इसमें जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हमेशा क्या बनेंगे, बोलो? फ्री रेडिकल। दो बना दूं, चलेगा? ऐसे बना दूं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखना, यहां से बॉन्ड ब्रेक, होमोलाइटिक फिशन, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आधे इधर और आधे इधर, OR। ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल फर्दर HBr के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, और एक और फ्री रेडिकल। क्या बनाया? एक और फ्री रेडिकल। समझ आ रहा है? तो यहां तक समझ में आ रहा है ना। इस फ्री रेडिकल ने, इस पेरोक्साइड ने एक्चुअल में रिएक्शन को इनिशिएट किया है, रिएक्शन को क्या किया है, स्टार्ट किया है। रिएक्शन स्टार्ट करने में ये काम कर रहा है, स्टार्टर है एक तरह से। फ्री रेडिकल बनाया, ये फ्री रेडिकल H और Br। अब ये रेडिकल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसको भी ये चाहेगा कि ये रेडिकल फॉर्म में टूटे। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जनरली तो H प्लस और Br माइनस में टूटता है, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये H रेडिकल और Br रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा। तो H रेडिकल को कौन ले लेगा? OR रेडिकल। OR रेडिकल और Br रेडिकल आपको मिल जाएगा। अब ये जो Br रेडिकल है, ये Br रेडिकल क्या करेगा बोलो? Br रेडिकल जाएगा H3 H,
और अटैक करने के लिए। अब कहानी हैं आप। अब आपसे सवाल यह है कि बी आर को कहाँ लगाना है ना? जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो दोनों जगह लगा के देख लो, बढ़िया। स्टेबल कहाँ मिल रहा है वो सोचना है। मान लीजिए मैंने इसको लगाया यहां, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा ना तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसको भी देखो क्या बोलते हैं इसको, फिश हुक एरो। कौन सा एरो? मछली पकड़ने वाला एरो, फिश हुक एरो, ऐसे बोलेंगे। तो इस पे रेडिकल और इस पे भी रेडिकल, इस पे रेडिकल होगा तो बी आर अटैच होगा, तो इस पे बच जाएगा रेडिकल। एक तो ये आप चूज करेंगे कौन सा बढ़िया है ना, अपनी पसंद बताएं। पे क्या यही होना है? दो ही तो संभावनाएं हैं। इस डबल बॉन्ड पे बी आर लगने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस पे लग जाए या इस पे लग जाए। इस पे लग जाए तो ये रेडिकल बनेगा, इस पे लग जाए तो ये रेडिकल बनेगा। कौन सा पसंद आ रहा है आपको? ये 1 डिग्री रेडिकल है, कौन सा है? और ये वाला 2 डिग्री, कौन सा पसंद आ रहा है? 2 डिग्री। पक्का श्योर है सभी? बहुत अच्छे। तो इसलिए 2 डिग्री, इसलिए बी आर कोने पे लगा। रीजन समझ में आ गया सबको? बी आर उस कोने पे क्यों लगा? रीजन तो समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, बस इतना सा दिमाग। क्या करना है? जब भी पेरोक्साइड दिखेगा तो क्या करोगे? एंटी मार्क। और पेरोक्साइड नहीं दिखेगा तो मार्कोनिक। मार्कोनिकोव की कसम खा के मत बैठना, कार्बोकेटायन वाली कसम याद रखना। क्या? कार्बोकेटायन बनेगा तो हम रीअरेंजमेंट चेक कर लेंगे। क्लियर है सबको? तो आपने खुद चूज किया है तो आप मुझे बता देंगे। फाइनली हम लोग इधर आएंगे, CH3 CH2 और Br, एक स्टेबल 2 डिग्री रेडिकल मिल गया है। और फाइनली इन दोनों को हटा दूं ना, ऐसा क्यों हुआ समझ में आई गया सबको? और फाइनली फाइनली क्या होगा लास्ट में? लास्ट में OR हमने तो एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, उसको वापस मिल जाना है, लास्ट में H आ जाएगा फिर से। या आप यूं समझ लो कि काफी ऐसा भी होता है कि मान लो रिएक्शन में कोई H रेडिकल भी घूम हो रहा होगा, घूम रहा होगा, कि एच बी आर भी तो टूटा H रेडिकल बी आर रेडिकल में, वो H रेडिकल आके फाइनली आपको प्रोडक्ट देगा H H2 यार, क्या बोलते हैं इसको? खराश इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिक। ओके है? क्लियर है? बढ़े आगे बढ़े जी, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आई गया होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? अब इसमें एक दो चीजें और मैं ऐड कर देता हूँ। ये तो एक सिंपल तरीका था, दूसरा और तरीका और सोच तो मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। मोर स्टेबल रेडिकल, लेस स्टेबल रेडिकल, ऐसा सोच लेते। कैसे करना है? बढ़े आगे बढ़े। एच रेडिकल जो होता है ना वो लेस स्टेबल होता है, तो ध्यान से देखेंगे। CH3 H बॉन्ड, अगर मैं इससे रेडिकल बनाता हूं तो ये कैसा दिखेगा? एक ये रेडिकल और एक, दोनों में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? बोलना। अरे इस ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या ये वाला? बीच वाला, इसको क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल। इसको क्या बोलेंगे? लेस स्टेबल। दूसरी बात, साथ में होगा HBr, साथ में होगा HCl, CHL, CCl3, कुछ भी बहुत सारी चीजें होगी, देखना अभी सारा एक साथ लिख दूंगा। इसमें देखना, इसमें बनेगा H रेडिकल और Br रेडिकल। Br रेडिकल मोर स्टेबल होता है और H रेडिकल लेस स्टेबल। क्या बोलना है? लेस। मोर स्टेबल वाला लेस स्टेबल पे अटैक कर लेगा, लेस स्टेबल वाला मोर स्टेबल पे अटैक कर लेगा। बताओ क्या होना है? लेस स्टेबल कहाँ जाएगा? मोर स्टेबल। और लेस स्टेबल ये वाले मोर स्टेबल। ओके है? तो फाइनल प्रोडक्ट तो वही बनना है, बोलो।
अरे हाँ ना बोलो। यहाँ क्या लिख लूँ, यहाँ क्या लिखूँ, ध्यान रहेगा, 4-5 सवाल कर ले। डन है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया सबने? बढ़े आगे देखिए। अरे आपस में बातें नहीं ना है तो मुझसे पूछो ना। बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से। बन गए? बन गए होंगे ना, इतनी देर में थोड़ी लगेंगे। देखो ना, बॉन्ड शिफ्ट करना है, पेरोक्साइड है एक में, पेरोक्साइड है एक में, पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड इफेक्ट समझ में आ जाएगा कैसे करना है। हम्म, हरास इफेक्ट, ब्लू। फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट, सेकंड वाले में प्रोडक्ट। इतनी देर बना दिए? बोलिए। हाँ, क्या लिखूं, कहाँ लगाना, बी आर ऊपर नीचे? ऊपर वाले पे बी आर, सारे सभी। यहाँ क्या लिखूंगा, बी आर। इसमें बी आर कहाँ लगेगा, यहाँ पे, पक्का ना? इसमें बताओ, लेफ्ट राइट बताओ, बी आर कहाँ लगेगा, लेफ्ट। और इसमें बी आर कहाँ लगेगा? आसान है, आसान है, बहुत अच्छे। सेम चीज, सेम चीज। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, HCl ले रहे हैं। इसके लिए सुन लेना ध्यान से। पेरोक्साइड जो होता है, पेरोक्साइड, हमारे पास अगर 4 चॉइस है, तो पेरोक्साइड की वजह से जो एनर्जीज मिलती है, उस एनर्जी से ये दोनों बॉन्ड टूटे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं। क्यों तोड़े जा सकते हैं आपको बताइए। हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन आयोडीन में वैसे भी बॉन्डिंग स्टेबल नहीं है, ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। लेकिन HF और HCl में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, छोटे हैं दोनों, छोटे पी ऑर्बिटल है, तो वो हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ज्यादा अच्छे से ओवरलैप करते हैं। बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। पेरोक्साइड इन दोनों के बॉन्ड नहीं तोड़ सकता। इन दोनों पे पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे पेरोक्साइड हो ना हो, हमेशा मार्कोनिकोव रूल से ही करना है। क्लियर? इन दोनों पे लग सकता है, पर इसके ऊपर ही लगता है, इस पे भी नहीं लगता। इस पे क्यों नहीं लगता? जब ये फ्री रेडिकल बनाता है आई, कौन सा रेडिकल, आई रेडिकल, तो जैसे ही आई रेडिकल बनता है, वो दूसरे आई रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, I2 गैस, और उड़ जाता है। तो हम चाह रहे थे कि वो डबल बॉन्ड पे एडिशन करे, लेकिन वो डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं करके आयोडीन गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। हम क्या कहेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किस पे लगता है, टेंशन
HBr आएगा तो सोचना है कि पेरोक्साइड है कि नहीं, बाकी तो हमेशा वही करना है जो हमेशा करते आए हैं। क्या करोगे बोलो। मार्कोनिकॉव ने कहा था कि इस पे हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसी पे एक और हाइड्रोजन लगाना, ऐसे ही कुछ। और इस पे क्या लगाओगे, और नीचे वाले में बोलो, इधर नीचे वाले में क्या लिखोगे, सेम टू सेम, कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर है, लिख लो, HBr पे ही लगता है, बस इतना सा लिख दो, और क्या लिखना है, HBr पे ही लगता है। और एक्सप्लेनेशन क्या है, HF और HCl के तो टूटते नहीं है, और आयोडीन का टूट जाता है, लेकिन आयोडीन टूट जाती है। हाँ बोल सकते हैं, और क्या याद रह जाएगा, और है सभी डन, खत्म, एडिशन रिएक्शन खत्म, एडिशन रिएक्शन फिनिश। नेक्स्ट, एडिशन खत्म। एडिशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, चलिए एक दो एग्जांपल सिंपल सिंपल से। HBr वाला समझ में आई गया, Cl4 क्लोरोफॉर्म, इन दोनों के भी फ्री रेडिकल के साथ कैसे रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं वो देख लेते हैं। हाँ यही हमारा ले रहे हैं हम लोग, में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं वही यार, और पेरोक्साइड, वही HCl3 और पेरोक्साइड, Cl3 CCl4, यही पेरोक्साइड है ना। ध्यान से देखेंगे, ये जो H है ना, H और Br, ये जो CHCl3 है उसमें H और CCl3, CCl4 में एक Cl और बाकी CCl3, ये लेस स्टेबल है, ये कौन से है, मोर स्टेबल। सेम चीज करनी है, प्रोडक्ट बनाने हैं तीनों में, पता चल जा रहा है कैसे बनाने हैं। बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, सब पे ही लगेगा, सब में फ्री रेडिकल बनना है, सब में पेरोक्साइड लगाना है। यहाँ पेरोक्साइड लिखा नहीं होगा तो हो सकता है HMU लिखा हो सकता है UV लिखा हो सकता है रेडिएशन लिखा हो, हाई टेम्परेचर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको बस पता है कि ये ऐसे बनना है। ओके, ये बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो यहाँ रेडिकल बनेगा, वो स्टेबल होगा या नीचे वाला स्टेबल होगा, बोलो। एक रेडिकल यहाँ बनेगा 3 डिग्री, यहाँ बनेगा 2 डिग्री, मैं लिख देता हूँ चुपके से, है ना, 3 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, लेस स्टेबल वाला, कम स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, लगा दो। बना दिए, हाँ क्या कर रहे हो, आई विल नॉट, पहले ही लेट आए और वापस। आ गया क्या सबको, है ये वाला करो, CH3 H डबल बॉन्ड CH2 पे आपको लगाना है CHCl3 और पेरोक्साइड। अच्छा, पेरोक्साइड में हो सकता है पेरोक्साइड ना लिखे, क्या लिखे, ऐसे लिखे तो, यूवी नहीं, यूवी भी नहीं लिखा है, आपको ऐसे लिखा है, ये लो, ये लिख सकता है ना, ऐसे लिखा है बेंजोइल पेरोक्साइड, की मर्जी, अपने को तो हिंट पता है कि कैसे करना है। ये हो जाएगा, ये वाला करो, बोलो कैसे करोगे, ये वाला तो हो ही गए होंगे, सब में क्या सेम चीज करनी है, यहाँ क्या लिखूं यार, में क्या लिखना है, में इधर Cl और इधर H, ये सबको समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट हो तो। एंटी मार्कोनिकॉव कर रहे हैं कुल मिला के, है ना। इसमें देखो,
इसमें बताओ लेस स्टेबल कौन सा है, मोर। ये बॉन्ड इधर, इस पे रेडिकल, आधा इधर है ना, इस पे भी रेडिकल और इस पे रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? NO2 वाला ज्यादा स्टेबल है। और अगर OH होता तो वो भी वही होता। कैप्टोडेटिव इफेक्ट कल ही पढ़ा था हमने, परसों। हाँ, कैप्टोडेटिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था? रेडिकल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दोनों ही उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल है, या ऐसे लिखूं मोर स्टेबल? ये कौन सा है? लेस स्टेबल। और इन दोनों में आपको पता ही है मोर स्टेबल लेस स्टेबल कौन है, प्रोडक्ट बनाएंगे फाइनल। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, वो तो ठीक है, अंडरस्टूड है ना वो तो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके, बताइए। इसमें भी लगा दिए क्या? बाद में लगा देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ओके, यहाँ लगा रहा हूँ NO2। अब बताइए, CHCl3 में H रेडिकल लेस स्टेबल कहाँ जाएगा? और ये यहाँ पे कौन आएगा आगे सबको? हाँ, लेस स्टेबल मोर स्टेबल में दिक्कत आ रही है। इसमें तो लेस स्टेबल मोर स्टेबल आसान था, 3 डिग्री 2 डिग्री। आपको जब बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे ना हम लोग, तो जिस पे ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जब ये रेडिकल बनाएगा यहां से, तो दो रेडिकल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये। तो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे डोनेटिंग ग्रुप हो, वो कौन सा रेडिकल होगा? मोर स्टेबल रेडिकल। और ये कौन सा रेडिकल होगा? लेस स्टेबल। अब CHCl3 जो है उसको देखो, CHCl3 में H क्या है? लेस स्टेबल। तो वो कहाँ जाएगा? मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल कौन सा है? ये वाला लिखा है ना मैंने, मोर लेस, लेस वाले पे लेस मोर स्टेबल जाएगा, मोर वाले पे लेस जाएगा, उल्टा। हम्म, बड़े एडिशन का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नहीं एलिमिनेशन से। बड़े आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है का नाम है नंबर 2, सब्सटीट्यूशन पे बात करें। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी वापस हम लोग वही दो तरह की पढ़ेंगे, 3 तरह की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। होता क्या है सब्सटीट्यूशन में बेसिकली, ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, इस कार्बन पे कोई X लगा हुआ है, ठीक है, और एक कोई Y आया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? Y। मैं स्टीरियो पे नहीं जा रहा, मैं किसी और डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक सिंपल फिनोमिना बता रहा हूँ सब्सटीट्यूशन का क्या मीनिंग है। सब्सटीट्यूशन का क्या मीनिंग है? वी हैव ऑलरेडी सम ग्रुप विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। कैसे? ये आया तो X Y आ गया, तो साथ में क्या निकलेगा? X निकल। अब जो अटैक कर रहा है वो और जो निकल रहा है वो, दोनों की प्रॉपर्टी हमेशा सेम। कैसे? अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो निकलेगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो निकलेगा कौन? इलेक्ट्रो। और फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो रेडिकल निकलेगा, सिंपल सी बात है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 तरह की हो गई फिर से, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी करेंगे हम लोग, एक बार जनरल जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। ग्रुप बोल रहा हूं ताकि, ग्रुप बोल रहा हूं ताकि हो सकता है कंपाउंड हो सकता है एनायन हो सकता है कैटायन हो, कुछ भी। वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ बोलो, सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? तो
न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड बाय क्यों एंड इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस्ड बाय। आप में से कितने लोगों ने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल देखा है, फुटबॉल गेम? हाँ, में भी रिप्लेसमेंट होता है। एक बड़ा सा बोर्ड लेके नंबर लगा के खड़ा रहता है यूं कि 40 नंबर वाला ऐसे, तो 40 नंबर वाला बाहर, पे नंबर लिखा है 23 पीछे, ऐसे घुमा देते 23 अंदर। अब डिफेंडर रिप्लेस होगा डिफेंडर से, फॉरवर्ड रिप्लेस होगा फॉरवर्ड से, सेंटर फॉरवर्ड से, जानते ना? अच्छा, इतना डिटेल में नहीं जानते। जो गोल करने वाला है तो गोल वाला गोल से रिप्लेस होगा, बॉल लेके भागने वाला बॉल लेके भागने वाले से रिप्लेस होगा। सेम प्रॉपर्टी वाले रिप्लेस होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम सेम प्रॉपर्टी वाले रिप्लेस होते हैं, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। वो फ्री रेडिकल वाला नहीं लिख रहा, चलेगा? फ्री रेडिकल रिप्लेस बाय फ्री रेडिकल, बात है। अब रिप्लेसमेंट हो क्यों रहा है? जैसे सब कुछ हो ही क्यों रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, सिंपल सी बात है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एरोमेटिक रिंग्स की। इसकी रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अभी के लिए बेंजीन रिंग बोलते, बेंजीन। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होता। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होता। एडिशन नहीं होता तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ना वो रिप्लेस होते हैं, और हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेंगे ना, तो आएगा कौन? समझ आ रहा है? H प्लस जाएगा, E प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल गया, इलेक्ट्रोफाइल आया, बोल सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन रिंग की। और अच्छे वर्ड्स में कहूं तो एरोमेटिक रिंग्स की। एरोमेटिक रिंग में डबल बॉन्ड एक जगह नहीं होता, वो पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा होता, तो उसके ऊपर एडिशन नहीं होता, एडिशन हो ही नहीं सकता। ध्यान रह जाएंगे ना आपको ये पर्टिकुलरली। ये सारी रिएक्शन करने के बाद आप खुद एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट में आप लिखेंगे कि एडिशन न्यूक्लियोफिलिक कौन देता है, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक कौन देता है, एडिशन फ्री रेडिकल कौन देता है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कौन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक कौन देता है, सारे एक चार्ट बनाएंगे। क्या है? तो आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पे खेल स्टार्ट कर देते हैं। रिंग, रिंग। इस बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक, सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूं, बहुत डिटेल में चीजें हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ सपोज हाइड्रोजन, अभी तो कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब एक जैसा ही है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन लिखी है कि हाँ ये हुआ है। क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूट। वो भी कौन सा वाला? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सिंपल सी आपसे बात पूछूं तो इन तीनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिंग को पसंद करेगा? ऐसे पूछ रहा हूँ, पहले कर चुके हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल से पूछो कि इस रिंग पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, नोट वाले पे जाएगा, किस पे जाएगा? इसका कौन सा इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H। इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आर। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया रिंग को, और रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको पसंद नहीं करेगा। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जल्दी से अटैक करेगा। समझ आता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हमेशा कौन देगी? रिंग्स। और वो भी कौन सी वाली रिंग? जिनके ऊपर क्या लगे हो? प्लस वाले इफेक्ट लगे। समझ में आता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर हमने करा था पहले, है ना? एक मैकेनिज्म बनाते, तो इट विल बी मोर प्रिफर्ड, तो दिस विल बी द ऑर्डर। किसका ऑर्डर है ये?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। हाँ, मैकेनिज्म देखते है ना, मैकेनिज्म देखते बड़े। जैसे आपने अपना आंसर खुद, H प्लस हट रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव देख के ही तो E प्लस आ रहा है। स्टेबल कैसे है? हाँ बता रहा हूँ, बड़े आगे बढ़े। मैकेनिज्म देखिए, पहले CH3 वाला मैकेनिज्म या पहले सिंपल वाला करते हैं, पहले बेंजीन रिंग पे अटैक करवाते थे। ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम करवाएंगे तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो बताओ क्या होगा, बोलो। सबसे पहला काम, ये रिंग है, ये बॉन्ड शिफ्ट है, ये रिंग है, पे H लगा हुआ है, इस पे क्या आएगा चार्ज बताओ, नेगेटिव। पे क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने स्पेसिफाई इस हाइड्रोजन को किया है कि मैं इसको निकालूंगा, इसलिए किया है। आप चाहो तो बॉन्ड इधर शिफ्ट करके इस हाइड्रोजन को निकाल देना, है ना। मैंने बॉन्ड शिफ्ट किया, उस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव देख के कौन भाग के चला गया, ई। कौन चला गया, यहां क्या आएगा, बोलो, आना बोलो, पॉजिटिव। अच्छा, किसी को थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि टेढ़ा टेढ़ा सा, तो आप चाहो तो मैं ऊपर बना दूं, या ऐसे भी चल जाता है, एक ही बात है। ये प्लस चार्ज, आगे की कहानी आपको पता है, बोलो। ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, घूमने निकलेगा ना, इसी बात है, वही है जो अब तक करते आए हैं, कुछ भी नया नहीं है। ये बॉन्ड शिफ्ट कंजुगेशन, यहाँ क्या, यहाँ पे, यहाँ पे और है, चॉइसेस हैं और है, घूम रहा है ना, और ये लो, ये H, ये E से घुमाओ, ये इधर, यहाँ पे बस। यहाँ तक क्लियर है। जिनके मन में ये डाउट था कि प्लस H इफेक्ट प्लस R इफेक्ट या प्लस I इफेक्ट कैसे स्टेबलाइज करेंगे, तो आप देखिए रिंग में क्या घूम रहा है, प्लस चार्ज घूम रहा है ना, तो प्लस इफेक्ट तो प्लस को स्टेबल ही करेंगे, बस वैसे कर रहे हैं वो। और भी देख लेंगे मैकेनिज्म, अभी के लिए ये जो तीनों मैंने बनाए हैं, इन तीनों को ध्यान से देखना, साइकिल हाइब्रिड बना रहा हूं, इन तीनों का हाइब्रिड। क्या बना रहा हूं, हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसा दिखेगा, बॉन्ड कहां से कहां तक घूम रहा है, बॉन्ड और चार्ज यहां से लगा के उस कार्बन तक घूम रहे, ऐसे बोल सकते हैं क्या, इस पे क्या घूम रहा है, पॉजिटिव। बेंजीन रिंग को बोलते हैं एराइल, क्या बोलते हैं, एराइल। और पॉजिटिव चार्ज के एंड में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, IUM लिखते हैं ना, तो इसका नाम है साइक्लिक यूरेनियम आयन। क्या नाम है, साइक्लिक यूरेनियम आयन। इस जो हाइब्रिड बना है इसका नाम है। होना क्या है फाइनल, इसको मैं बना देता हूँ, ये हाइब्रिड है, ये मैंने बनाया, तो मैं साइड में रख देता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट उससे बना रहा हूँ, लास्ट वाले से, वापस देखना, देखना ये बॉन्ड कुछ गड़बड़ नहीं, सेम टू सेम है सब कुछ। अब जब ई इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है तो ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, वो तोड़ देता है, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है। और जब हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा, बोलो, और समझ आ रहा है, फिर से देखो, यही तो हुआ है, ई आया गया, इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल गया, ये है पूरा मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है रिंग पे तो कुछ देर के लिए एक साइक्लिक एरेनियम आयन बनता है, और वो साइक्लिक एरेनियम आयन फाइनली फिर से एरोमेटाइज हो रहा है। यहां पे मैं इस स्टेप को क्या बोल रहा हूं, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन फिर से एरोमेटिक बन रहा है ना,
फिर से रिंग एरोमेटिक बन गई और एरोमेटाइजेशन होके ई आ गया है, एच निकल आया। सबको समझ में? अब ये जो ई होगा ना, कोई भी हो सकता है। अगर NO2 होगा तो हम बोलेंगे नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। एक्स होगा, एक्स बोले तो हेलोजन, तो क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन। एक होगा SO3, सल्फोनेशन। एक होगा CH3, एल्काइलेशन। एक होगा COCH3, एसाइलेशन। ऐसे करके अलग अलग नाम होंगे, पर होंगे सब क्या? ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। समझ आता है? ये ज्यादा डिटेल में विथ मोर एग्जांपल्स हाइड्रोकार्बन नाम का जो 11th चैप्टर है उसके अंदर। अभी आपको बेसिक समझ में आ गया है? हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में जब हम एरोमेटिक रिंग्स की रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तब ये सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब पढ़ेंगे। क्या है सब में कॉमन? क्या होगा? यही, इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में यहाँ SO3 अटैक करेगा, नाइट्रेशन में NO2 अटैक करेगा, एल्काइलेशन में CH3 प्लस अटैक करेगा, हेलोजिनेशन में X प्लस, हेलोजन प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, I प्लस कोई भी अटैक करेगा। सब में होना है यही है, सब में साइक्लिक एरेनियम आयन बनना है, सब में इलेक्ट्रोफाइल जाना है, इलेक्ट्रोफाइल आना है, सब में सेम चीज। ओके है? और आपका जो सवाल था कि ये CH3 कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, वो आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लिक एरेनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज जब रिंग में घूम रहा है तो प्लस H प्लस R प्लस I इफेक्ट उसको और स्टेबलाइज करते हैं। क्या है? बढ़े आगे, नोट करो फटाफट से। ये तो हुआ हमारा गन इलेक्ट्रिक। अगला हम करेंगे तो फिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबको आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन एल्काइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलोजेंस। एलोजेंस हमेशा X माइनस की फॉर्म में निकलने की फिराक में रहते हैं और वो अच्छे लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप कौन? तोड़ के चले, जो रिश्ता तोड़ के चले जाते, वो लीविंग ग्रुप। अब वो चले जाएंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा, है ना? तो बढ़े आगे बढ़े। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। और एक ऐसा एग्जांपल भी बताऊंगा जिसमें CH3 लगा हुआ हो या ऐसा कुछ मैकेनिज्म। एक एग्जांपल देख ले, देख लेते। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी बेंजीन रिंग पे OR लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OR। OR लगाऊं या CH3 लगाऊं? एक ही बात है ना, दोनों कोई भी लगाऊं। CH3 प्लस H बनाएगा, OR प्लस R बनाएगा, और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो OR क्या करेगा? फेवर करेगा। कैसे? मैकेनिज्म बना रहा हूं सीधा ही। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या होगा बोलो? E प्लस लिख देता हूं, मैं क्या लिखूं? OR पे प्लस, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ पे H। ये H कहां से आया, कौन बताएगा? H कहां से आया? बेंजीन रिंग पे था ना वो तो। इस रिंग के ऊपर हर एक कार्बन पे एक एक H लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना? हाँ। अब आगे इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे ये आ गया है ना? अब ये जो OR है, ये अगर बॉन्ड लेता है तो यहाँ प्लस आएगा ना? ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, पूरी रिंग में घूमेगा। तो एक तरह से आप देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने कहा OR, जब इसने बॉन्ड शिफ्ट किया तो इस पे नेगेटिव आया ना, ऐसा कुछ।
यहाँ तक ठीक है? जब ये बॉन्ड ये नेगेटिव शिफ्ट होगा तो यहाँ वापस नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव हमेशा कहाँ कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा हो, क्या बना रहा हो, ऐसा कुछ। एच समझ आ रहा है? ये दोनों समझ में आए सबको? नाइट ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर रिंग को दिए। ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर रिंग को दिए तो इसने ऑर्थो पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। अच्छा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप नहीं बनाया, डायरेक्ट बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, नाराज नहीं होने का। ये देखिए, हाँ वैसे भी नाराज होके क्या ही कर लो। ओके देखिए जरा, ओ आर इस पे प्लस और यहाँ पे क्या लिखूंगा? नेगेटिव। अब बुला लेते हैं इनविटेशन। अब ठीक है, अब इनविटेशन अब मिल गया। ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर रिंग को दिया तो रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और उस नेगेटिव चार्ज को देखकर ई प्लस आ गए। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली दैट नेगेटिव चार्ज आल्सो कैन गो एट पैरा पोजीशन आल्सो, सो वी विल गेट दिस आल्सो। ये भी मिल सकता है हमको। एंड फाइनली वही होना है जो पहले हुआ है, क्या? एरोमेटाइजेशन। हम फिर से लिखेंगे एरोमेटाइजेशन, फिर से क्या लिखेंगे? एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन लिखेंगे तो देखिए जरा, ये बॉन्ड यहाँ, ये ओ आर एज इट इज, यहाँ पे कौन रह गया? ई। और कौन चला गया? कौन चला गया? H प्लस। किसका बॉन्ड तोड़ा हमने? H प्लस। ये जो बॉन्ड था ना हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड, इसी बॉन्ड को तो हमने यहाँ शिफ्ट किया है। सिमिलरली यहाँ भी कर दूं, यहाँ भी कर दूं क्या? ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड, फाइनली क्या मिलेगा बताओ? इधर ई, इधर बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, यहाँ ओ आर, साथ में H प्लस आता हुआ। क्या है? कौन सब्सटीट्यूट हुआ? H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल गया। किसने हेल्प करी? ओ आर ने हेल्प कर दी। ओ आर ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लस आर इफेक्ट वाले जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है? नोट करो इसको। फिर हम लोग डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस में लिख देते हैं। हाँ जी, इसी में, इसी के साथ ही लिख देते हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आर ग्रुप्स एंड प्लस माइनस आर ग्रुप्स। अच्छा, कुछ लोग प्लस एम और माइनस एम बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं ना। की जो आदत पड़ जाए, रिजल्ट तो सेम। ना लिया आपने? अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा? रिंग पे आएगा प्लस, और रिंग पे प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो आना ही नहीं चाहेगा। फिर भी अगर आने की कोशिश करेंगे तो कहाँ आएगा वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग पे हो रहा है तो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस हम लोग हेडिंग लगाते हैं। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को? हा? और इनविटेशन जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? ऑर्थो पे मिल रहा है, पैरा पे मिल रहा है, ग्रुप कहाँ जाना चाह रहा है, क्यों जाना चाह रहा है, वो सारे, है ना? नोट कर लिया सबने? ओके डन। बढ़े आगे देखें, हेडिंग लगा रहे हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। फर्स्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। बेंजीन रिंग पे जब भी कभी कोई प्लस आर या प्लस एम वाला ग्रुप लगा हो
OR NH2 SH OH, जानते हैं ना सभी को, OR NH2 SH OH, और NR2 NHR NCOCH3, N पे लोन पेयर तो है ही है, N पे लोन पेयर है तो देगा ही, OCOCH3, ये पढ़ चुके हैं पहले हम लोग सारे। ये सारे के सारे क्या करते हैं, क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग मतलब रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। ये सारे क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं। और रिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं, बाय गिविंग देयर लोन पेयर्स, बाय गिविंग देयर लोन पेयर। जेड लिख देता हूँ, जेड पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, वो नेगेटिव चार्ज पैरा पे भी क्रिएट होगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। ये सारे ग्रुप कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। क्लियर, एफ नहीं लिखा मैंने, फ्लोरी, ओके डन रहेगा। ये सारे ग्रुप क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और लिखो यहाँ पे एंड इनवाइट इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे लिखो, लिख सकते हैं ना, इसमें क्या है, सही बात ही तो है। दे आर इनवाइटिंग द इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इनवाइट कर रहे हैं या फिर डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आओ, ऑर्थो पे आ जाओ या पैरा पे आ जाओ, डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। अगला देखिए, देखो नंबर 2, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। नंबर 2, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। तो इसके लिए 3 एग्जांपल है, कौन कौन है, 3 एग्जांपल है, कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या करते हैं, रिंग को लोन पेयर देकर ऑर्थो पैरा डायरेक्शन तो डिसाइड करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन तो डिसाइड कर देते हैं, लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है। आपको याद है सबको, ये ऑर्थो पैरा तो डिसाइड कर दिया इन्होंने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ई मेरे हर बार और ई एक साथ मर, डायरेक्टिंग ना, बट ड्यू टू डोमिनेंट माइनस आई इफेक्ट, इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है, याद है, माइनस आई इनके प्लस आर से ज्यादा होता है, माइनस आई ज्यादा होने की वजह से डोमिनेंट माइनस आई इफेक्ट, दे आर एक्टिवेटिंग। याद रहेंगे इस बात को, ये ऑर्थोपेरा पे डायरेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो माइनस आई लगा रहे हैं तो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल, रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी ना आएगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, कुएं में से पानी खींच लिया है, कुएं में पानी कम हो गया तो प्यासा कुएं के पास थोड़ी ना आएगा। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, है ना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। स्टेटमेंट 2, दे एक्टिवेट द रिंग बाय डोनेटिंग देयर लोन पेयर। स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या होना चाहिए, दे आर डीएक्टिवेटिंग बिकॉज देयर माइनस आई इज डोमिनेंट। ओके है, बात समझ आ जाएगी। देखिए आगे बढ़ते, अगला, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग बट एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। नंबर 3 लिखूं, हाँ, पिछले वाले में यहां बनाना है क्या मुझे, ये पूरा ऑर्थोपेरा पे नेगेटिव सेम वैसा ही है जो यहां बनाया है।
है ना। बट यहाँ मैंने नहीं लिखा, यहाँ सारे ग्रुप लिख दिए और क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो ये एक्टिवेटिंग है। प्लस आर डोमिनेंट है, प्लस आर डोमिनेंट, यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, प्लस आर क्या है, डोमिनेंट, तो क्या है ये, इसलिए ये क्या है, एक्टिवेटिंग। ये नोट करा सबने, उसमें लिखा प्लस आर डोमिनेंट इसलिए एक्टिवेटिंग, लिख दो। अब हाँ बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा। ओके, लिख रहे हैं, ये वाला लिखना है, लो ठीक है। अब अगले जो है वो कौन से वाले बताओ, प्लस आर माइनस लिख दिया हमने, प्लस आर में माइनस आई डोमिनेटिंग भी लिख दिया, तो अगले कौन लिखेंगे, माइनस वाले ग्रुप। माइनस वाले ग्रुप क्या करेंगे, नंबर 3, नंबर 3 मेटा डायरेक्टिंग, क्या लिखेंगे, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेट, डीएक्टिव, मेटा डायरेक्टिंग में एक्टिवेटिंग नहीं होगा कभी, डीएक्टिवेट ही होंगे। क्यों होगा, देखिए जरा ध्यान से, ये रिंग, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये लो, यहां मैंने खाली छोड़ दिया है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडालाइड, एमाइड, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। ओके, होगा क्या बताओ, बोलो, ओ पे नेगेटिव, इसमें तो सोचना नहीं है ना, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, ये तो होना ही होना, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या प्लस, श्योर है सभी, ये नेगेटिव, यहाँ देखिए, अच्छा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट करूं, प्लस ऐसे शिफ्ट कर दूं, प्लस शिफ्ट नहीं करना कभी भी, हाँ क्या शिफ्ट करोगे, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ प्लस, हाँ और माइनस तो शिफ्ट कर ही सकते हैं हम लोग, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस, आ रहा है सबको, कल मैं सबकी कॉपी में फिनॉल और बेंजल्डिहाइड इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे, फिनॉल और बेंजल्डिहाइड, फिनॉल कैसे, बेंजीन रिंग पे OH लिखना, फिर उसके लोन पेयर कि कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, वो सारा स्ट्रक्चर बनाना है, पांचों के पांचों, फिर एक लिखना CHO, CHO में कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कैसे कैसे बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, वो बना के दिखे, कल देखूंगा सबकी कॉपी में, फिनॉल और बेंजल्डिहाइड, फिनॉल और बेंजल्डिहाइड, अरे फिनॉल और बेंजल्डिहाइड, यहां तक ठीक है। अब बताओ, ये आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ आएंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, इनसे पूछो ना आप, इन तीनों ही रिंग पे नहीं जाना चाहेंगे, बोले क्या जाना, इनके पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे को क्या देंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या वर्ड यूज किया है, डीएक्टिवेटिंग, इट इज डीएक्टिवेटेड, इट इज द रिंग इज डीएक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डीएक्टिवेट क्यों हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ले लिए सीओ ने, तो रिंग के पास तो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो आना ही नहीं चाहेगा, फिर भी अगर आना पड़े तो ऑर्थो, ये अभी अभी पॉजिटिव कहां पर है, ऑर्थो, ये पॉजिटिव कहां पर है, पैरा, ये पॉजिटिव कहां है, ऑर्थो, तो कहां जाएगा, मेटा पे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम कह ही रहे हो कि हाँ आना ही है, तो फिर मैं ऑर्थो पैरा पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास भी प्लस है, ये भी प्लस है, मैं ऑर्थो पे नहीं जा सकता, तो ठीक है, अब तुम्हारी बात रख लेते हैं, कहाँ जाऊंगा मैं, मेटा पोजिशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन, बोलो, मेटा पोजिशन, ठीक है, और साथ में यहाँ पे स्टार लगा दे, क्या लिख देता हूँ कि अपने मन को मारकर अटैक कर रहा है, इच्छा तो नहीं है बट फिर भी चलो ठीक, ओके है, तो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस समझ में आ गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस समझ में आ गया, डेली हम लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, है ना, तो कोशिश ये करेंगे कि रिवाइज करते रहें, अदरवाइज पीछे वाला सब क्लीन हो जाएगा।
क्या आगे वाला भी क्लीन क्या? यहाँ तक नोट कर लिया सबने? डन। तो ऑर्थोपेरा एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटिंग, और मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग में NO2 लगा दिया ना, NO2, तो फिर तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद ही नहीं करेगा कि NO2 बैठा, NO2 तो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, फिर मैं क्या ही करूंगा आके, है ना? तो NO2 तो लीस्ट रिएक्टिव हो गया एक तरह से देखा जाए। ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं पहले, NO2 बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल लीस्ट रिएक्टिव हो, है ना? बनाऊं क्या एक क्वेश्चन वैसा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बनाना जरा। ये लो, ये लो, OR NR2, ये बेंजीन रिंग। अरे आपस में बातें मत करो। CH3, यहाँ पे क्या लिखूंगा, CCl3, ये कर चुके हैं हम लोग पहले, फिर भी दूसरे तरीके से करना है। CHO और NO2। हाँ जी, एक काम करता हूँ ना, ये लगा के यहाँ लगा देता हूँ, और इसको भी इधर लिख देता हूँ। हाँ जी, क्या है ऑर्डर? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, इसका इफेक्ट बताइए कोई, बोलो कौन सा इफेक्ट? प्लस आर, इसका भी प्लस आर, इसका प्लस एच, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इस पे कौन सा इफेक्ट है? माइनस एच। इस पे ओके। NO2 का सबसे खतरनाक माइनस आर के साथ माइनस आई भी है, खतरनाक वाला माइनस आई है। इसका भी माइनस आई है पर कम है, इतना नहीं है, इसका ज्यादा है। इसका प्लस आर, इसका प्लस आर, किसका प्लस आर ज्यादा है, मतलब किसका प्लस आई कम है, ऐसे बोलो तो कौन इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे बता दो लो। माइनस आई दोनों का है, लेकिन इसका माइनस आई कम है, तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सबसे इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन सी रिंग है, सबसे ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली कौन सी रिंग है? NO2, NR2 वाली। इसने लोन पेयर दिए, इलेक्ट्रोफाइल जानना पसंद करेगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, मैंने ऑर्डर से ही जमाई है ना? इससे ये CH3 लगा है तब भी वो ज्यादा एक्टिविटी, ये इफेक्ट क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल, या रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग। और ये वाली रिंग कौन सी है? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी। हाँ, ये रीडिंग नहीं, रीडिंग नहीं है, वो डेफिशिएंट, न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा किसके पास, रिच रिंग है उसके पास जाना। यहाँ तक सबको क्लियर है? और बढ़े आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक, बढ़िया। ये दो तरह की है, ये भी वापस से, वैसे तो 3-4 तरह की है, दो तरह की अभी, SN1 और SN। बढ़े आगे बढ़े, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग लगाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके ऊपर 4 मेंबर्स लगे हुए हैं, और तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देखना, बोलो क्या समझ में आया?
न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया। आने वाले न्यूक्लियोफाइल को मैंने NU माइनस लिखा है और जाने वाले L माइनस लिखा है। L फॉर लीविंग ग्रुप। कौन है? लीविंग ग्रुप, जाने वाला, आने वाला और जाने वाला। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, ऐसे बोल सकते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ज्यादातर एल्काइल हैलाइड्स देते हैं। कौन देते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ऐसे लिख देता हूं तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल। ठीक, अब ये दो तरह की होती है, इनके मैकेनिज्म के हिसाब से ये दो टाइप की होती है। दोनों समझते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक लिख दिया सबने। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हेलोजन निकल जाएगा, उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। मैं अगर और सिंपली एग्जांपल देना चाहूं तो देखना जरा, ये CH3 CH2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Cl। क्या लिखा हुआ है? Cl। और साथ में हमने इसकी रिएक्शन करवाई है एक्वस। KOH कौन है? KOH कौन? एसिड है कि बेस है? बेस है तो क्या देगा? OH माइनस हमारा कौन कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस आएगा, Cl को हटा देगा, क्या लगाएंगे? OH और साथ में, बहुत अच्छे, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। बहुत सिंपल लेकर लिखूं तो, है ना? अच्छा पक्का। अब इसमें क्या है, दो तरह के हैं। ये तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन लिखी है ना। अब मैकेनिज्म की बातें करते हैं। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए यूनिमोलिक्यूलर। क्या लिखना है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफाइल का N और यूनि का 1। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इनको? SN1 रिएक्शन बोलते हैं। यूनिमोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, जो भी डिपेंड कर रहा है एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे पर नहीं कर रहा, है ना? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है प्लस, वही कर रहा हूं, वही फिर से एक्वस KOH बनेगा क्या? CH3 CH3 OH और सिंपल है। हाँ, मैकेनिज्म मैकेनिज्म देखिए ध्यान से। पहली ही स्टेप में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा? बोलो, क्या मिलेगा? यही मिलेगा। क्या ये स्टेबल है? ये सुनो, बोलो, क्या ये स्टेबल है? कार्बोकेटाइन स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी स्टेप है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी रिएक्शन के, इस पूरी रिएक्शन में इस स्टेप से रेट डिटरमाइन होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से पता चलता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होनी है। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। किसकी कंसंट्रेशन पे? ये जो रिएक्टेंट हमने लिया है, जो कंपाउंड हमने लिया है, उस पर डिपेंड करती है। इसलिए एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं?
यूनिमोलिकुलर। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है और इसका पता ही है वो गाना, तो जाना है तो जा, हम तो स्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इस वजह से ये आराम से फाइनल स्टेप में, ये फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटरमाइनिंग नहीं होती, और फाइनली हमको क्या मिलेगा बोलो, एच। और आपको पता ही हमने कसम खा रखी है क्या, जब भी कभी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हम लोग वी विल चेक फॉर द रीअरेंजमेंट। क्या यहाँ कोई रीअरेंजमेंट है? तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बन है ना। 2 3 4 पॉइंट लिख देते हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये हमेशा हमेशा कार्बोकेटाइन बनाकर ही होगी, हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा, और जो हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा अपने ही इफेक्ट से और साथ में सॉल्वेंट से। किससे? सॉल्वेंट। लिखते हैं कहानी, देखते हैं, बड़े आगे बढ़े, आना बोलो। 4 पॉइंट लिखने हैं स्पेशली इसमें। पहला, रेट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन पे। दूसरा, हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा। किसमें बनेगा हमेशा कार्बोकेटाइन? SN1। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी SN1 है? तो जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा होगा स्टेबल, वो SN1 होगी हमेशा ना। जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा वो हमेशा क्या होगी? SN1। कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करेगा? उसके इफेक्ट, और साथ में कौन? सॉल्वेंट। जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है उसमें आपने क्या भरा है? पानी भरा है, क्लोरोफॉर्म भरा है, बेंजीन रखा है, साइक्लोहेक्सेन रखा है, कार्बन डाइसल्फाइड रखा है, क्या भरा है उसमें, उस पर डिपेंड करेगा। बड़े 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख देता हूँ फटाफट से। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? SN1 रिएक्शन का सबसे फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड। सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऐसे लिखना चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के तरीके से। रेट आपको याद है किसी को? इक्विलिब्रियम में के, और यहाँ पे क्या लिखूं? बेटा प्रोडक्ट नहीं लिखते, के इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। रेट इक्वल्स टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। याद आ रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लो, याद आ रहा है? रेट इक्वल्स टू के आर एक्स। आर एक्स क्या है बोला? आर एक्स 100। आर एक्स क्या है? एल्काइल एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। दूसरा, SN1 के लिए लिख रहे हैं ना। दूसरा, ऑलवेज we will always get a stable carbocation as intermediate, as intermediate. SN1 favors in polar protic solvent, polar protic solvent। SN1 फेवर्स इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों फेवर होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट stabilize the carbocation by solvation। सॉल्वेशन समझते हैं? हाँ, ऐसे मत लिखा करो, कॉपियों में मत लिखना ना, किसी कोने में लिख देना। अपने बीच की बात है ना वो तो। क्या सॉल्वेशन मतलब? हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। किसने घेरा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने। किसको घेरा है यहाँ पे? कार्बोकेटाइन को। मैंने वाटर का नाम नहीं लिया बेटा, मैंने क्या बोला? पोलर प्रोटिक। वाटर के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो क्या होने चाहिए? पोलर हो, उनके पास प्रोटॉन देने के लिए हो। वो हमेशा क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को। ठीक। अब आपसे मैं पूछूं
कि ऑर्डर बताना है, ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। आप मुझे बताएं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री हेलाइड और 1 डिग्री हेलाइड, इन तीनों में से किसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? 3 डिग्री में तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3 1। मतलब 3 डिग्री का हेलाइड जो होंगे वो हमेशा क्या देना पसंद करेंगे? SN1। और ये वाले कम पसंद करेंगे। ठीक समझ में आ रहा है? ये बात समझ आ रही है ना? हेलोजन जब निकल जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, स्टेबलाइज बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा रिएक्टिव है और वो SN1 देगा। हम ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 हमेशा ऐसा होगा। ठीक, हाँ जी, ओके। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट की लिस्ट बना देंगे, वैसी बात है, बात बना ही देंगे। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, बड़े आगे बढ़े। SN1 में क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, तो हमको रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिल सकता है। और अगर हम लोग स्टीरियो की तरफ जाएं तो वो भी लिख देता हूं, स्टीरियो की तरफ जाएं तो देखना, देखिए जरा बड़े, अगर मैं कहूं कि हमारा कोई RX है, क्या है ये RX के ऊपर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो क्योंकि पहली स्टेप में हमेशा कार्बोकेटाइन बनना है, हमने क्या लिया है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो ये तोड़ दो पहले, इन दोनों को तोड़ दो, तो ये डायरेक्टली तो टूटेंगे नहीं, पहले एक दूसरे से दूर होंगे थोड़ा सा, पहले R प्लस फिर X माइनस बन गया। अभी ये जस्ट टूटे ही हैं, अभी अभी जस्ट क्या हुआ है? जस्ट ब्रेक हुआ है, जस्ट, हाँ डिवोर्स हो गया, ऐसे ऐसे मत बोलो यार, जस्ट ब्रेक हो गए। हाँ वो इलेक्ट्रॉन ले भी गया, सारी प्रॉपर्टी तो वो ले गया है। ओके, अब क्या हो रहा है, सुनना आप ध्यान से सुनना। अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, वो इसको सोल्वलाइज करेगा। ये देखो, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही मजाक में बोलता हूं कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, अब नहीं लग रहा है सोल्वलाइज्ड? सोल्वलाइजेशन से क्या हुआ? सोल्वलाइजेशन से क्या हुआ? X माइनस दूर हो गया। अब X माइनस दूर हो गया तो R पे पॉजिटिव है, और R पे पॉजिटिव देख के न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आ सकता है ना। ऐसा मैं बोलूं कि R के X जो है वो राइट में लिखा है, तो अभी अगर प्रोडक्ट बने तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे 2 प्रोडक्ट? स्टीरियो की बात कर रहा हूं ना, 2 प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं? अगर वो राइट लेफ्ट से अटैक करेगा तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, अरे ऐसे लिखेंगे। अगर वो राइट से अटैक करेगा तो हम कैसे लिखेंगे? ये समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? अभी तो सिर्फ मैचिंग मैचिंग खेलेंगे। अब देखो, हेलोजन जिस तरफ था उसी तरफ अगर नया न्यूक्लियोफाइल आया है तो हम उसको बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे? रिटेंशन इन, जहां हेलोजन था वहीं न्यूक्लियोफाइल आ गया, क्या बोलेंगे? रिटेंशन। और जिधर न्यूक्लियोफाइल था, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दूसरी डायरेक्शन में आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको ऐसे समझने की बजाय अगर हम इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए ये है कोई ग्रुप, यहाँ पे H लगा है, लगा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री हैलाइड है ना, दिख रहा है सबको? अरे हाँ ना बोलो, 2 डिग्री हैलाइड है, तो जब ये X चला जाएगा X, तो इससे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट ही बना देता हूँ डायरेक्टली। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा बनेगा, कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा बताओ? X जाने के बाद कार्बन पे प्लस और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर मैं कहूं, 1-2 पेन देना मुझे,
लाल कलर। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा मॉलिक्यूल था, ये जो ब्लैक है ना वो है हमारा एक्स। कौन है? एक्स। हेलोजन है, हेलोजन को हटा दिया तो कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन बिल्कुल प्लेनर है। अब न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। इधर हेलोजन था, इधर से चला गया। अब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो इधर से आता है, लेफ्ट पीछे से, तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। और जिधर न्यूक्लियोफाइल था, ये एक्स हटा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी इधर से ही लग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंशन। डायग्राम कैसे दिखेगा? डायग्राम कैसे दिखेगा? इसको मैं पहले कार्बोकेटायन बनाता हूं। ये बनाया कार्बोकेटायन, क्या बनेगा? CH3 CH3, और इस पे क्या लगेगा? प्लस। इस प्लस को मैं ऐसे दिखा दूं तो कोई नाराज थोड़ी होगा। ऐसे देखना, इसे दिखा दूं, इसका मतलब समझ में आता है? अब न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, बोलो। न्यूक्लियोफाइल इधर से आए, न्यूक्लियोफाइल इधर से आए। अब वो अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा तो क्या बनेगा? देखना, प्रोडक्ट देखना ध्यान से। टी एच CH3, और इधर देखना CH3H। दोनों को ध्यान से देख लेना, एक बार में खत्म हो जाना चाहिए बिल्कुल। यहाँ सर खत्म हो गया, आ गया समझ में? पूरा देखो अच्छे से, बताओ। इसको देखो, इसको देखो, जहां न्यूक्लियोफाइल था, लिविंग ग्रुप गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसी डायरेक्शन में उसी जगह सेम दिख रहा है। थोड़ा सा और अच्छा करता हूं मैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे, मान लो। अब ठीक रहेगा। लो, अब तो एक्टिव है, कैरल कार्बन एक्टिव है ना। अभी तक तो एक्टिव था नहीं, अब एक्टिव कर दिया मैंने उसको। अब देखो ध्यान से, जिधर न्यूक्लियोफाइल था ना उधर ही न्यूक्लियोफाइल आया, और जिधर न्यूक्लियोफाइल था उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप था उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आया, क्या बोलेंगे? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्वर्जन है ना। इन्वर्जन हो गया, जस्ट उल्टा हो गया ना, एक न्यूक्लियोफाइल इधर इधर, दोनों साइड से लग सकता है। अब सिंपल सा एक लाइन लिखनी थी मेरे को, उसके लिए सारा इतना बात थोड़ी। एक ही लाइन लिखनी थी। क्या लाइन लिखनी थी? कि SN1 रिएक्शन के अंदर हमेशा रेसिमाइजेशन हो जाता है। ये मान लो ये R था, कौन सा था? R। तो ये भी R ऐसा मानो, और ये S। R और S दोनों मिल गए और दोनों मिक्स होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइज। रेसिमाइजेशन याद है? पढ़ा था रेसिमाइजेशन क्या होता है? क्या होता है रेसिमाइजेशन? दो इनेंशियोमर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, इक्वल अमाउंट में हो तो 100% रेसिमाइजेशन, और अनइक्वल में हो तो थोड़ा बहुत रेसिमाइजेशन, जितना भी परसेंट। रेसिमाइजेशन मतलब समझ में आता है ना? मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इंटरनल कंपनसेशन से खत्म हो जाता है। और रेसिमाइजेशन में एक मॉलिक्यूल चाहता है लाइट को राइट में रोटेट करना, और दूसरा चाहता है लेफ्ट में रोटेट करना, और दोनों को मिक्स कर दिया तो लाइट रोटेट होना ही बंद हो जाती है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। तो सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी मेरे को, पता है क्या? क्या लिखना था? ये लिखना था कि SN1 से हमें रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, बस। नोट करो इसको। रिटेंशन और इन्वर्जन को, इसको तो बोलते हैं प्रतिपन, है ना। और रिटेंशन मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हिंदी में, इतना न तो मैं हिंदी का रहा हूँ न मैं अंग्रेजी का रहा हूँ, बस केमिस्ट्री का रह गया हूँ थोड़ा बहुत। नोट करो। हाँ, पेन ले लीजिए। रेड वाला। हाँ, ओके है। समझ आ रहा है? पूरा? पूरा तो नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, या थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है? कौन सा ऑप्शन भाई? फोर्थ ऑप्शन? नन तो ऑप्शन ही नहीं है।
पूरा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है और थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। अनअटेम्प्टेड ठीक है, कोई नहीं। अनअटेम्प्टेड रॉन्ग आंसर से ज्यादा फायदेमंद। अनअटेम्प्टेड में 4 नंबर गए, रॉन्ग में 5 गए हाँ, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा बढ़िया नॉन एरोमेटिक है। बढ़े, आगे बढ़े। तो एक लाइन लिखनी थी मुझे, क्या S11 में हमको क्या मिलते हैं? रैसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर। जस्ट टूटा ही है वो, आर और एक्स का बॉन्ड टूटा ही है, उसको क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। मतलब आर पे प्लस जनरेट हो गया, एक्स पे माइनस जनरेट हो गया, तो दूर नहीं हुआ है अभी, है ना? इसको बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर। और ये है सोल्वलाइज्ड, सोल्वलाइजेशन से ये दूर होने लगते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, रिटेंशन ज्यादा होगा या इन्वर्जन ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको? ऐसे तुक्का मार लो एक बार, तो फिर स्टोरी सुन लो। रिटेंशन ज्यादा होगा या इन्वर्जन ज्यादा होगा? जैसे ही टूटा, अभी तो चॉइस है ना? अरे अभी तो चॉइस है कि न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, बोलो किधर से आएगा? इधर से आएगा। थोड़ा सोल्वलाइज हुआ तब भी न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? इधर से आएगा। ज्यादा सोल्वलाइज होगा तब न्यूक्लियोफाइल इधर से आने लगेगा। तो मैं इसको है ना ऐसे बनाता हूँ थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, कि ये जो एरो है ना, ये वाला एरो, इस एरो को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। का मतलब क्या हुआ बोलो? हाँ, इधर से ज्यादा अटैक हो रहा है, इधर से कम अटैक हो रहा है, तो बताओ कौन ज्यादा मिलता है? इनवर्स प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। तो हम ये बोलेंगे, लाइन और करेक्ट करेंगे कि SN1 रिएक्शन के अंदर हमको रेसिमाइजेशन मिलता है विथ डोमिनेंट इन्वर्जन। इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। टेंशन कम होने का रीजन, बैक साइड अटैक ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत तो जाएगा नहीं। अरे इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो तुरंत चला जाएगा, क्या लगता है? क्या तुरंत एक्स माइनस चला जाएगा? इतना तो सोच ही सकते हो। तो क्यों जा रहा है फिर? दो रीजन से जा रहा है। पहला कि आर प्लस उसके जाने से स्टेबल है, जाने के बाद भी इसलिए जा रहा है। दूसरा, जाने में हेल्प कौन कर रहा है? ये क्या है गोला? सॉल्वेंट। ये नहीं लिखा मैंने, ये गोला क्या है? सॉल्वेंट कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक क्या करता है? प्रोटोन, प्रोटोन, प्रोटोन इसके साथ जाएगा, है ना? अरे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो प्रोटोन पार्ट है H प्लस, वो X माइनस को दूर ले जा रहा है, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। और नेगेटिव पार्ट किसको स्टेबलाइज कर रहा है? कार्बोकेटायन को। कहानी समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग नहीं? इंटरेस्टिंग नहीं है? नहीं है तो भी लिख लो, लिखो फटाफट से लिखो। लिखा? इसके नीचे लाइन लिखेंगे फास्ट। SN1 वी विल गेट, SN1 में हमेशा क्या मिलेगा हमें? रेसिमिक मिक्सचर विद डोमिनेंट इन्वर्जन। लिखो इस बात को, लिखो। SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, in SN1 reaction we will get racemic mixture, racemic mixture with dominant inversion। 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, पहले ही बता रहा हूं मैं। इनवर्स प्रोडक्ट, इनवर्स प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इनवर्स प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ये ऐसा कर दिया सबने, एरो भी ऐसा बना दिया सबने, डबल। बहुत अच्छे। In SN1 reaction, we will get racemic mixture with dominant inversion। ओके है, सबको क्लियर है? याद रह जाएगा, हमेशा कार्बोकेटायन बनेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की हेल्प से बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन दिस, ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड। ओके है? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या नाम लिखोगे बोलो? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला क्या लिखोगे? लिखो ना, जो मन में आ रहा है वो। क्या लिखोगे? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। बाइमोलिकुलर या डायमोलिकुलर? डाई लिखूं, बाई लिखूं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियो
फिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SN2, SN1, SN1 की जब भी बात आएगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, सिंपल सी बात है ना, इन सिंपल वर्ड्स। SN1 की बात आए तो कार्बोकेटाइन का ख्याल आना ही चाहिए आप, यहां तक ठीक है। अब क्या हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है, देखो SN2 में मैंने लिया ये, बोलो क्या लिया है, हैलोजन, तो इधर हाँ चलो मैकेनिज्म में बनाएंगे, ठीक है, इसको इधर प्लस एक्वस KOH, पानी वाला लिया है, देखो मैंने पिछली बार भी एक्वस लिखा था, एक्वस लिखा था ना, हाँ एक्वस KOH, KOH वो भी सी बात है, क्या करेगा बोलो, पूछो उससे क्या करते हो भाई साहब, हम बेस हैं, हम तो OH देते, OH अटैक करवाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर हेलोजन टूट जाए, X निकल जाए, X कार्बन पे प्लस आ जाए, तो CH3 प्लस क्या स्टेबल है, क्या CH3 प्लस स्टेबल है, नहीं स्टेबल नहीं है, इसका मतलब वो गाना नहीं गा सकता कि जाना है तो जा, नहीं जाने देगा, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसमें प्रोडक्ट में बना रहा हूँ देखना, OH प्रोडक्ट ये बनेगा, मैकेनिज्म समझते हैं ऐसा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, और साथ में KX ने लिख ही दिया, मैकेनिज्म समझते हैं, देखो मैकेनिज्म है। अच्छा ये कितनी स्टेप में हुआ था, ये लाइन तो मैंने लिखना भूल ही गया, कितनी स्टेप में हुआ था ये, अरे कौन कितनी स्टेप में हुआ है, 2 स्टेप, स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 2 बोलो, अरे स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 2 बोलो ना, फास्ट स्टेप ऐसे बोलो, स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 2 फास्ट स्टेप, कितनी स्टेप में होगा हमेशा, स्टेप, SN1 2 स्टेप में होगा, सुनना सुनना, SN1 2 स्टेप में होगा और SN2 1 स्टेप में होगा, मैकेनिज्म देखिए इसका, देखिए जरा ध्यान से, OH माइनस, जो कि दिया है किसने, किसने दिया था, OH माइनस, KOH ने दिया है, हाँ ठीक है, हम लेके आ गए, ये दोनों ही आपस में अटैच होते हैं, तो थोड़ा सा ना वैसे वाला बनाता हूँ, स्टीरियो वाला थोड़ा अच्छा लगेगा, देख स्टीरियो वाला बोले तो समझ गए होंगे, ये X, स्टीरियो वाला बोले तो उसका, हमको पता है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसे नाराज नहीं करते हुए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसा बनाया, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, कार्बन H, ये H, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में रिएक्शन में क्या होता है, ये OH इस कार्बन पे अटैक करता है और X जाने की कोशिश करता है, तो यहां पे जब ये X जा रहा होता है तो कंप्लीटली बॉन्ड नहीं टूटता, उससे पहले ही OH के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता, क्या हो रहा है, ये कौन है, हेलोजन, लिविंग ग्रुप है, जाने वाला है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों इस तरीके से एक पेंटावेलेंट स्टेट बनाते हैं, कार्बन के ऊपर पेंटावेलेंसी दिख रही है क्या, और आपको पता है ये अनस्टेबल है, इसको बोलते हैं हम लोग TS, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ये अनस्टेबल है, आपको दिख रही है ना, अरे अनस्टेबल है, कार्बन पे 5 वैलेंसी होती है क्या, नहीं होती, फिर तुरंत टूट जाए तो हमको क्या मिलेगा, देखना, और साथ में कौन कौन जा चुके, छोड़ के जा चुके, ठीक, कितनी स्टेप में हुआ, एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप, SN1 2 स्टेप में होता है और SN2 एक ही स्टेप में होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बना, यहाँ कार्बोकेटाइन बना क्या, नहीं कार्बोकेटाइन नहीं बना, नहीं बनने के 2 रीजन है, क्या, वो खुद स्टेबल नहीं है और दूसरा सॉल्वेंट अलग है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो कार्बोकेटाइन बन भी सकता था, इसकी स्टेबिलिटी के लिए वो उसको सोलोलाइज कर देता, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया ही नहीं हमने, हमने कुछ और सॉल्वेंट लिया है, तो ध्यान रह जाएगा, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है
और SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा? ओके, बन क्या रहा है, जिधर हेलोजन था क्या उधर ही OH लगा है, और एक ही प्रोडक्ट मिला, कोई दूसरा प्रोडक्ट मिला है क्या? जिधर X था क्या उधर OH है? नहीं। जिधर X था उसके अपोजिट में OH है। कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे, इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन, ठीक है। जिन भाई साहब ने, जिन साइंटिस्ट ने पहली बार ये इन्वर्जन ढूंढा था, उनके नाम पर इसको बोलते हैं, पढ़ो क्या लिखा है, वॉल्डन इन्वर्जन। उन्होंने पहली बार बताया था कि ऐसा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। तो SN1 में प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं, रेसिमिक विथ डोमिनेंट इन्वर्जन, और SN2 में क्या मिलता है हमेशा, इन्वर्जन, इन्वर्स्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। क्या है, क्लियर है? पॉइंट लिखेंगे उसकी तरह ही। रेट किस पे डिपेंड कर रही है, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां लिखो RDS, RDX मत लिखना, RDX तो पता है क्या होता है, हम गूगल करना, नोबेल प्राइज क्यों मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है ना, पढ़ना देखे क्यों। RDS लिखना, X मत लिखना, RDX तो वो बम होता है। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें दोनों का रोल है, दोनों का रोल है, उसमें एक ही का रोल था। यूनिमोलिकुलर को यूनिमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, SN1 को, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और इसमें किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बाय मॉलिक्यूलर। ओके है, लिख लो 2-3 पॉइंट जल्दी से। क्या क्या पॉइंट है पता है, जो उसमें लिखा है उसके उल्टे लिखना है, और क्या है, देखो इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसमें क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। देखो रेट ऑफ रिएक्शन depends on both alkyl halide and न्यूक्लियोफाइल। कैसे लिखेंगे रेट, बोलो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K RX और जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या था उसमें, देख के बताओ जल्दी से। हाँ, इसमें क्या लिखा था हमने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें क्या बनेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो क्या बनती है, रिएक्शन प्रोसीड, लिखो रिएक्शन प्रोसीड वाया, प्रोसीड इन सिंगल स्टेप है ना, प्रोसीड इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप पेंटावेलेंट। क्या मिलता है हमको यहाँ पे, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म विच रेडिली गिव, रेडिली मतलब समझते हो ना, जल्दी से बिल्कुल फास्ट, विच रेडिली गिव प्रोडक्ट। हाँ रेडिली लिखो, अच्छा वर्ड है, रैपिड अलग चीज, रेडिली, रेडिली गिव प्रोडक्ट। उसमें हमने लिखा था हमको क्या मिलते हैं, रेसिमी मिक्सचर मिलते हैं, और यहां हम क्या लिखेंगे, इन SN2, इन SN2 we will get inversed product, इन्वर्स्ड प्रोडक्ट। और SN1 में हमने ये भी लिखा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है, ये किस में हो रही है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है। दिस रिएक्शन अकर इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो होता क्या है, मैं और अंदर की बात बताता हूँ। यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इस प्रोटोन प्रोटोन जो होते हैं ना उसके H+ वो X को भी स्टेबलाइज करते हैं, X को भी बाहर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं कि तू रुक जा, तू दूर हो जा, साइड हो जा। जबकि उसमें क्या है, प्रोटोन है ही नहीं, तो प्रोटोन है ही नहीं तो इसको दूर ले जाने वाला कोई नहीं है, तो वो बैक साइड से अटैक ही वो पॉसिबल होता है, ये वाला अटैक ही पॉसिबल होता है, इधर वाला अटैक पॉसिबल ही नहीं हो पाता।
जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऐसा ओके है। और क्या पॉइंट है बोलो? रिएक्शन अकर इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। और बोलो उधर क्या लिखा है हमने? रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, आप बताओ। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2, इसको याद कर लेना अच्छे से। SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलो। 3 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे लीस्ट 2 डिग्री और सबसे हाईएस्ट 1 डिग्री। उल्टा, जस्ट उल्टा। 3 डिग्री में कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी है तो वो SN1 प्रीफर करेगा, और 1 डिग्री में कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी नहीं है तो वो क्या प्रीफर करेगा? SN2 प्रीफर करेगा। अच्छा, 3 डिग्री SN1 प्रीफर करेगा, 1 डिग्री SN2 प्रीफर करेगा, तो 2 डिग्री क्या करेगा? दोनों बिल्कुल डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो SN1, और पोलर एप्रोटिक हुआ तो SN2। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस है क्या है ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि होगी ही नहीं, मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं ना। 1 डिग्री विल प्रीफर SN2 एंड 3 डिग्री विल प्रीफर। और कोई पॉइंट बाकी रह गया उधर? उसमें लिख दिया 2 स्टेप में होती है, यहाँ पे 1 स्टेप में होती है। अच्छा, उसमें हम 2 स्टेप लिखना अच्छी बात नहीं है वैसे देखा जाए तो। पता है क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट बनेगा और रीअरेंजमेंट की और स्टेप्स हो जाएगी ना, तो मल्टी स्टेप बोल सकते हैं। और कोई पॉइंट रह गया हो तो बता दो, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ है ऐसा कुछ। यहाँ हमें ये मिलेगा रेसिमाइजेशन पोलर प्रोटिक, वी विल गेट स्टेबल कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट। और जब भी स्टेबल कार्बोकेटायन देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। यहाँ तक तो कोई डाउट? ध्यान रहेगा? अच्छा, ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर SN1 का ऑर्डर जो है वो 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1, तो ऑर्डर 1 एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या है? इसकी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों की पावर मिला के 2, तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर 2। 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लेंगे वैसे, बहुत आसान चीज है। आज इतना ही, धन्यवाद।